Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। यस, इससे पहले मेरा एक सेशन आया था जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन में था। उसमें जाके ज़रूर पहले के सेशन के क्वेश्चंस देख लें बिकॉज वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करे हैं 5 क्वेश्चंस जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में मिले थे। और आज भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं 6 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टफ से हैं, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही हैं, तो क्या करें, इनको प्लीज़ सॉल्व करके दे दीजिए। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ जो कि मैंने अपने पहले सेशन में भी दिया था कि ज़रूर मैं इन्हें डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ना तो मेरे पास इनकी कोई आंसर की है, ना ही मेरा कोई एसोसिएशन है जहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता इनके क्या आंसर्स हैं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इन्हें आंसर कर रही हूँ और दूसरी किस चीज़ के बेस पे आंसर कर रही हूँ, जो मुझे टेक्निकल नॉलेज है उसके बेस पे कर रही हूँ। राइट, टेक्निकल क्या मतलब, कंप्लायंस की, एक्ट्स की जो नॉलेज है, जो मैंने रीड आउट करके ली है, पढ़ के ली है खुद से और एक्सपीरियंस करके समझी है, मैं सिर्फ उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चंस आंसर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर ये आंसर सही ना हो तो प्लीज़ 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 मुझे ऐसा ब्लेम ना करें, आप लोग खुद भी समझे बिकॉज मैं इसे लॉजिकली भी बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे लॉजिक गड़बड़ है तो मुझे ना शेयर भी करें। अगर आप एचआर हैं या फिर एचआर भी नहीं हैं, आपको ये क्वेश्चंस मिले हैं, इनके आंसर आपको पता है, तो भी मुझे ज़रूर बताएं, इनके मीनिंग के साथ बताएं मुझे ना। आप ऐसा ना लिखें कि ए सही होना चाहिए, डी सही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये मुझे ज़रूर बताएं बिकॉज मुझे लॉजिक ज़रूर चाहिए इसके पीछे, तभी मज़ा आएगा। अदरवाइज़ ये तो फिर चीटिंग वाली सी बात हो गई कि भैया ए लिख दो, डी लिख दो, क्यों लिख दो, इसका रीज़न ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको भी मिलता है। चलिए, ये हो गई छोटी सी कहानी क्योंकि मुझे आपको बतानी ही थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे और यहाँ ना चलिए थोड़ी सी ना एक ब्रीफिंग ये भी ले लेते हैं कि सिचुएशनल क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अब हो सकता है आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। राइट, तो चलिए, हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं तो इस वजह से मैं यहाँ पे बता देती हूँ सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये हाइपोथेटिकल हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, मतलब आपको कोई ऐसी सिचुएशन सी दे दी और कहा कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ बताओ, इसका आंसर करो। फाइन, तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसको टिप क्या है आंसर करने का, टिप्स हो सकते हैं 2। सबसे पहला तो देखिए, जंप इनटू द सिचुएशन, इमेजिन योरसेल्फ। ये मैंने आपको कहा है लेकिन इस पे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज हर सिचुएशन में अगर आप अपने आप को इमेजिन कर भी लेंगे तो अगर आपको एक्ट्स के बारे में नहीं पता तो कैसे काम चलेगा। फाइन, सो इस वजह से यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि भाई थोड़ी सी आपको नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी चीज़ों की। पढ़ते रहें, रीड करते रहें चीज़ों को, सेशंस भी मेरे देखते रहें सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चंस पे और पूरे एचआर पे कि किस तरीके से हम चीज़ों को डेली लाइफ में हैंडल करते हैं। राइट, तो इससे होगा, मेरे यहाँ ही नहीं और भी जगह से आप पढ़ सकते हैं तो आपको समझ आएंगी कि हाँ भाई ये कैसी सिचुएशंस हैं जो यहाँ पे पूछी गई हैं। दूसरा देखिए, एक मेथड है अप्लाई टेक्निक्स या फिर मेथड लाइक स्टार। इसके बारे में मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुकी हूँ। स्टार टेक्निक ये होती है हमारी सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। यहाँ पर भी ये है कि अगर आपको कहीं पे टिक करना है ना तो यहाँ टिक करने में ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई टिक में तो हमें एक ही ऑप्शन देना होता है, तो कैसे मैं सिचुएशन, टास्क, एक्शन या फिर रिजल्ट में उसको डिस्क्राइब करूँ। ये जब हमसे फेस टू फेस पूछा जाएगा तभी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं ना। मैं वही कहूँगी कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मुझे तरीका समझ आता है वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड ऑन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन समझिए, पढ़िए, कंसेप्ट्स के बारे में नॉलेज लीजिए, तभी आप इन्हें स्टडी कर सकते हैं। कहीं से उठा के ये क्वेश्चंस नहीं याद हो सकते हैं। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम ये बताएं कि इन्हें कैसे प्रिपेयर करें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने से ही होंगे। प्लीज़ कोई सेशन मिस ना करें, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करती हूँ और यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में वही बातें मैं रिपीट करने वाली हूँ जो मैंने कई बार अपने सेशंस में करी हैं। तो वही है कि आपको अच्छे से रिक्रूटमेंट की नॉलेज लेनी होगी, जर्नलिस्ट प्रोफाइल की लीजिए, पेरोल की लीजिए, कन्फ्लिक्ट्स की लीजिए, लॉस समझिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस समझिए। ये ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं होगा कि भाई कोई उठा के आपको इनके आंसर्स दे दे। ठीक है, चलिए ना, छोटा क्या, मैंने बहुत सब कुछ डिस्कस कर लिया बिकॉज जगह जगह मुझे हर जगह प्लेटफॉर्म पे यही
क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बल्कि मुझे पूछा जा रहा है कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, इसलिए मैंने इसका आंसर दिया है। तो चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है A recruitment agency looking for fresher with low salaries candidate are ready to learn and grow. How should company go with the hiring? अब पता है ये क्या है, इसमें ना लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत सी भी है। ये मैंने कॉपी पेस्ट उठाया है, सीधा कमेंट बॉक्स से कॉपी करके मैंने इन स्लाइड्स में उठाया और यहीं पे ऐसी के ऐसी डाल दिया है। तो यहाँ पर ये शायद जिसने जैसे टाइप किया है मैंने बिल्कुल वैसे ही इसको मेंशन किया है। ये मेरे पास आया था, 1 सेकेंड, मेरा शायद पेन गिर गया। ये मेरे पास आया था सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस का मेरा लास्ट 6 सेशन था, जिसमें जॉब्स एंड एग्जाम करके इनका चैनल है, उन्होंने ये मेंशन किया है। ठीक है, तो ये है मेरे पास। इसमें देखिए क्या है, इसमें रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर करना चाहती है लो सैलरी कैंडिडेट्स को, फ्रेशर्स को, तो कहाँ से हायरिंग करें। अब देखिए यहाँ पे ना रीड करती हूँ मैं ऑप्शंस। टाई अप विद कॉलेज एंड हायर, ओपन इंटरनल रेफरल्स, हायरिंग कैंडिडेट यूजिंग सोशल मीडिया, परफॉर्म अ सर्च ऑन जॉब पोर्टल्स। देखिए क्या है, इसमें पहले समझते हैं ओपन इंटरनल रेफरल्स। अगर हम इंटरनल रेफरल ओपन कर भी देंगे तो क्या होगा, तो एकदम से फ्रेशर विद लो सैलरी बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे आपने खोल भी दिए तो आपको बल्क में कैंडिडेट्स नहीं मिल पाएंगे, आपको कई सारे लोग चाहिए। हायरिंग कैंडिडेट यूजिंग सोशल मीडिया, ये भी अगेन वही है कि आपने लिख दिया लेकिन इतने सारे लोग इसी टाइप के अप्लाई करें ना करें कुछ नहीं पता। फ्रेशर को हायर करना है हमें, ठीक है, फोकस रखिए किस कैडर को हमें हायर करना है, फ्रेशर को करना है, एक्सपीरियंस को करना है। तो फ्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ मिल सकते हैं, परफॉर्म सर्च ऑन जॉब पोर्टल्स। करते रहिए, जरूरी नहीं है हर फ्रेशर ने अपने आप को रजिस्टर किया होगा जॉब पोर्टल पे, ये भी तो एक चांस है। सारे लोग जो कि फ्रेशर हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे उसी टाइप के जैसे आपको चाहिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, टाई अप विद कॉलेज एंड हायर, ये मुझे बेस्ट लग रहा है और ये हमने प्रैक्टिकली बहुत बार किया है। यस, प्लेसमेंट्स कराए भी हैं और प्लेसमेंट्स किए हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो एजेंसी है वो कॉलेज से टाई अप जब करेगी तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देगी, तो कॉलेज भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देगा। सबसे अच्छी बात तो स्टूडेंट्स को पहले ही पता होगा, तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे पहली बात तो वही इंटरव्यू में आएंगे, जो भी हम एक बेसिक इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट्स की और बहुत स्टूडेंट्स हायर होते हैं कैंपस प्लेसमेंट से, राइट। तो टाई अप कर लीजिए कॉलेज से और वहाँ से बहुत आसानी से हायर हो जाएंगे, मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन आता है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। 2 एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी रिजाइन इन मिडल ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, हाउ कंपनी फिल अप द वैकेंसी, कैसे करेगी, पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आस्क फॉर एम्प्लॉय रेफरेंस, कॉन्टैक्ट एजेंसी, मोर देन वन ऑफ द अबव। भाई प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके बीच में 2 एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है भाई, प्रोजेक्ट कैसे आप फुलफिल करें। जल्दी के कौन से मेथड हो सकते हैं, पोस्ट ऑन सोशल मीडिया कर दीजिए, आप लोग अप्लाई करते रहेंगे, होता रहेगा। आस्क फॉर एम्प्लॉय रेफरेंस, कॉन्टैक्ट एजेंसी, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वो लगता है डी ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब क्यों लगता है, क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है और हमें 2 एम्प्लॉयज़ छोड़ गए हैं, अब हमें क्या चाहिए, जल्दी से मुझे हायर करने हैं, लोग जल्दी से आ जाएं। तो मेरे हिसाब से बी, आस्क फॉर एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हो सकता है वो उसी टाइप के एम्प्लॉयज़ को जानते हों, तो वो जल्दी से रेफर भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्योंकि मिड में है, वो जानते भी हैं कि भाई यहाँ पर कैसा कैंडिडेट चाहिए, सबको अवेयरनेस है कि भाई बीच में प्रोजेक्ट चल रहा था और इस टाइप का बंदा हमें चाहिए, क्योंकि हमारी टीम में वही था, और भी डिपार्टमेंट के लोग कर सकते हैं क्योंकि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है और सब जानते होंगे एक दूसरे को कि भाई किस टाइप से काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एजेंसी, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस तरीके के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एजेंसी से, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वो बी और सी लग रहे हैं, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये आता है क्योंकि इसमें से खाली एक पे हम रिलाई नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा पे करेंगे, इस वजह से डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के कोई भी हम ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन खाली एक पे नहीं करेंगे हम रिलाई, इस वजह से डी ऑप्शन सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। पता है मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सेशंस ना पूरे कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं, क्या करते हैं, शायद पता नहीं पूरे सेशन नहीं देखते और फिर वो समझ नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनके बेसिक्स समझिए, बेसिक्स क्या हैं उनको समझना ज़रूरी है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हर बार एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको हर बार अलग क्वेश्चन मिलेगा,
सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो हमें ये समझना है कि बेसिक्स क्या हैं इन सब चीज़ों के। चलिए, थर्ड आता है, वन ऑफ द मैनेजर्स हैज़ अ पर्सनल प्रॉब्लम विद वन ऑफ द एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ विच द एम्प्लॉय इज फेसिंग अनफेयर ट्रीटमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट वे फॉर द कंपनीज HR टू डील विद दिस? क्या हो सकता है? क्या हो रहा है, मैनेजर को ना पर्सनल प्रॉब्लम है एम्प्लॉय से, जिस वजह से वो ना अनफेयर ट्रीटमेंट करता है रेगुलर बेसिस पे। अब क्या करे HR, कैसे डील करे? फर्स्ट, लेट द मैनेजर नो अबाउट एन एम्प्लॉय हैज बीन फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस। भाई मैनेजर को बताओ कि एम्प्लॉय अनकंफर्टेबल है। एक बात बताओ, उसको पर्सनल प्रॉब्लम है मैनेजर को, ठीक है ना, और वो अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है और उसको पता है ये चीज़, ठीक है, तो उसको तो ऑलरेडी पता है ना। तो ये तो ऑप्शन कुछ अजीब ही है कि मैनेजर को बता दीजिए कि हाँ भाई एक एम्प्लॉय जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ये तो मैनेजर को पहले ही पता है, वो तो अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए ही कर रहा है ना उसको, क्योंकि उससे उससे पर्सनल प्रॉब्लम है। चलिए बी पे चलते हैं, आस्क द एम्प्लॉय टू हैव अ 1-to-1 कन्वर्सेशन विद द मैनेजर। चलिए, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है बी, लेकिन चलिए और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सी, ask the man first, एक मिनट, बी वाला पॉइंट दोबारा से बताती हूँ। ask the employee to have a 1-to-1 conversation with the manager। सबसे अच्छी चीज़ कि भाई हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉय से कि भाई 1-to-1 कन्वर्सेशन करो, पूछो मैनेजर से कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। सी, रिक्वेस्ट द एम्प्लॉय टू सबमिट अ रिक्वेस्ट द एम्प्लॉय टू सबमिट अ रिटन कंप्लेंट टू द मैनेजमेंट। एक एम्प्लॉय से हम कह रहे हैं कि भाई रिटन कंप्लेंट कर दो मैनेजमेंट को। ये पता है कब होगा? ये तब होगा जब एम्प्लॉय बताएगा कि यार मैं तो ऑलरेडी मैनेजर से बात कर चुका हूँ और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कई बार मैंने बात कर ली है और हमने डिस्कशन कर लिया और अब भैया पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? भाई अब एक रिटन कंप्लेंट चाहिए हमें, ठीक है। डी, एक्ट एज अ नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजर। नेगोशिएशन करवाइए एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, लेकिन क्या बेसिस रहेंगे? अगर मैं ये कराने भी बैठ जाऊं तो मेरे पास पहली बात तो एम्प्लॉय की कोई रिटन कंप्लेंट नहीं है, मैं किसके बेस पे कह रही हूँ? मैनेजर तो तुरंत हावी हो जाएगा, मैनेजर तो तुरंत ही हावी हो जाएगा हमारे ऊपर भी और सबके ऊपर कि भैया किस बेसिस पे आप मेरे को लाइन हाजिर कर रहे हो, ठीक है। तो रिटन कंप्लेंट तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो बी लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर एम्प्लॉय बताता है कि भाई मैं बात भी कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम डी भी कर सकते हैं और सी भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम जब उससे बात करेंगे ना मैनेजर से, तो ये ज़रूर हो सकता है कि वो कहेगा कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है, आप ये बात कर रहे हो, कुछ रिटर्न में होना ज़रूरी है। तो बी तो मुझे पहला लगता ही है। और उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपसे मल्टीपल चॉइस में 2-3 टिक करने को बोले गए हैं तो उसके बाद ये सी, डी और सी हो सकते हैं, ठीक है। बी मुझे सबसे ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि हर चीज़ सबसे पहले बात करके ही होती है। तो हम एक बार तो HR से कहेंगे, एज एन HR हम एक बार तो एम्प्लॉय से कहेंगे कि आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करो, ठीक है, और उसके बाद बताओ, फाइन। और अगर ये सब कुछ हो चुका है, बी वाला ऑप्शन हो चुका है, तो हाँ भाई एक रिटन कंप्लेंट तो हमें एम्प्लॉय से फिर लेनी ही पड़ेगी। बेस्ट तो यही है कि पहले बात की जाए, नेगोशिएशन भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। आई होप सो आप ये इनको ना अपने ऊपर भी सोच के देखिए कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हों, आप खुद मैनेजर हो, ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपको भी समझ आएगा कि ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करना होता, ठीक है, किसी के भी साथ, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सोचिए कि भाई क्या करेंगे आप इसमें। सीधा आप एक एम्प्लॉय हैं, आपके मैनेजर ऐसा कर रहे हैं, तो हाँ एक बार बात तो करना चाहेंगे ही ना, ठीक है। ऐसे सोच के देखिए तो समझ आएगा। अब आ जाता है हमारा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन। ये मुझसे पूछा गया है कहाँ पे? ये मुझसे पूछा गया है एक आइडल टाइम कैलकुलेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन था, जो मैंने अभी शायद कल ही, आई थिंक जब ये सेशन आ रहा है उससे 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो इसमें ये आदित्य तिवारी हैं, इन्होंने कुछ 3 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, मैं उन्हें डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन। विड्रॉल, स्मूथिंग, फोर्सिंग एंड कन्फ्रंटेशन आर द मेथड्स ऑफ। विड्रॉल, स्मूथिंग, फोर्सिंग एंड कन्फ्रंटेशन आर द मेथड्स ऑफ। पहले ना इन्हें समझ लें, छोटा छोटा सा समझा दूँ ये क्या होते हैं। मन तो मुझे बहुत कर रहा है क्योंकि ये वर्ड्स बहुत अच्छे से हैं। तो चलिए पहले ना, ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। विड्रॉल क्या है? भैया चुपचाप बैठ जाओ, नहीं कुछ भी हम कर रहे, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं उससे, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ भी है।
स्मूथिंग क्या है भाई, शुगर कोटेड चीज़ें, और बहुत ही नॉर्मली इसको सेटल डाउन कराना, स्मूथनिंग। ठीक है, स्मूथनिंग क्या होती है, किसी चीज़ को स्मूथ करना, ठीक है, नॉर्मलाइज करना। तो हम किसी तरीके से इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्सिंग क्या है, फोर्सफुली अपनी बात को इम्प्लीमेंट करवाना और दूसरे को मतलब फोर्सफुली अपनी बात कहलवाना कि भाई ये कन्फ्लिक्ट ना ऐसे ही सॉल्व होगा और मुझे ऐसे ही करना है। बहुत ही रैंडम सी सिचुएशन आई और आपको फोर्सफुली कुछ डिसीजंस लेने पड़े। अब कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लेकिन हाँ आपको लेना पड़ा। उसके बाद है कन्फ्रंटेशन, भाई पूछिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके के कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके दिए हुए हैं हमें 4 ऑप्शंस। अब ये 4 ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं फिर। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, गोल कन्फ्लिक्ट्स, रोल कन्फ्लिक्ट्स या एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकता है। चलिए नीचे से इसको समझते हैं। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स मतलब कुछ बाहर की कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए ये हो रहा है। ये जो मेथड है हम किसी बाहर की कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। तो बाहर की नहीं, ये हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। फिर आता है रोल कन्फ्लिक्ट्स। रोल वाली तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ डेजिग्नेशन या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कहीं कोई बात ही नहीं है। गोल कन्फ्लिक्ट्स, भाई सबके एक ही गोल है कि हाँ भाई ये काम करना है। ए आता है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। यस बिल्कुल, ये इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स है। इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल बिहेवियरल चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं ये इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स में आती हैं। ठीक है, बिना बात के अंदर से ही कुछ चीज़ें हैं। इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं ना, अच्छी क्वालिटीज़ होना या ख़राब क्वालिटीज़ होना, तो ये बिहेवियरल चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, ये ही होगा। विड्रॉल, स्मूथनिंग, फोर्सिंग और कन्फ्रंटेशन किसके मेथड हैं, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। आई होप सो, पता नहीं आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, चलिए बताइएगा मुझे ज़रूर कि क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड टू एन एम्प्लॉय फॉर मिसकंडक्ट एंड पॉसिबल एलिगेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मज़ा आ गया। चलिए, अब क्या है ये, कोई भी मिसकंडक्ट किया एम्प्लॉय ने और कुछ पॉसिबल एलिगेशन है, पॉसिबल एलिगेशन, ठीक है, कुछ लगाए गए एलिगेशन, तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट उसको इशू करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करें। नोट शीट दे देते हैं। नोट शीट क्या होती है भाई, हमने कुछ नोटिंग्स करी है वो दे देते हैं। नहीं, ये तो नोट शीट है, कोई चीज़ नोट करना, ठीक है, पॉइंट्स में कोई चीज़ नोटिंग करना। जैसे कि हम मीटिंग्स में जाते हैं तो भी नोट शीट होती है, अपनी कुछ नोट शीट होती है। तो ये हम क्यों एम्प्लॉय को देंगे। डोमेस्टिक इंक्वायरी लेटर, डोमेस्टिक इंक्वायरी लेटर ये भी नहीं होता। चार्जशीट, अब यहाँ आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बी और सी को समझाऊंगी, मैं इसमें थोड़ा जल्दी बढ़ गई। डी होता है ग्रीवियंस रिड्रेसल शीट। ग्रीवियंस रिड्रेसल शीट क्या होती है, ग्रीवियंस सॉल्व करा, रिड्रेसल सॉल्व करना। भाई सॉल्व ही हो गया तो फिर हम क्या पूछ रहे हैं उससे, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हमारे पास पॉसिबल एलिगेशन है, मतलब इसको बताया गया है, मतलब इस एम्प्लॉय के ऊपर ऐसा है कि इसने या तो मिसकंडक्ट किया है या फिर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो हम उससे पूछेंगे, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, तो हम उससे पूछेंगे कि भैया ये चार्जेस आपके ऊपर जो लगाए हैं ये सही है नहीं है, आप भी अपनी बात दीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, डोमेस्टिक इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी, इंक्वायरी सीधा शुरू कर देंगे, नहीं इंक्वायरी नहीं, हर चीज़ में पहले ना शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्जशीट है, इस चार्जशीट में जो जो एलिगेशंस हैं वो सब लिखे हुए होंगे। ठीक है, और वो हमें एम्प्लॉय को देना है, जैसे कि वो ये बताए कि भैया ये जो मुझ पे चार्जेस हैं ये सही है नहीं है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन नोट करे और उसके बाद हम कुछ चीज़ें लगा पाएँ उसके ऊपर। ऐसा कहीं नहीं होता कि हाँ भाई सीधा आपने किसी को इंक्वायरी लेटर दे दिया या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल शीट, तो अभी कोई मतलब ही नहीं है, अभी कहाँ से ग्रीवेंस रिड्रेसल कहाँ हो गया। ठीक है, तो ये है चार्ज शीट जिसमें हमें पता चला है कि भैया आपके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, तो अब आप हमें बताइए, ये शीट है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एलिगेशंस लिखे हैं, इस पे आप हमें बता के दीजिए, बताइए अपनी तरफ से कि ये सही है गलत है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके लिए आप क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्या अपनी तरफ से सफाई देते हैं। ठीक है, इंक्वायरी लेटर जो है, डोमेस्टिक इंक्वायरी लेटर जो है, ये इंक्वायरी है, इंक्वायरी करना किसी के ऊपर, वो बाद में आएगी, वो नहीं आएगी अभी ऐसे। पहले हम चार्जशीट देंगे, भाई ये लगे हैं, आप
मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, खुद के ऊपर सोच कर देखिए। किसी ने चाहे झूठा ही अगर आप पे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया मिसकंडक्ट का या किसी का, और आपके ऊपर सीधा इंक्वायरी बिठा दी गई, आप ये नहीं कहेंगे कि यार मुझसे तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है, मैं भी तो एक एम्प्लॉय हूँ, किसी और ने लगा दिया इल्ज़ाम तो पहले आप मुझसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये हो गई चार्जशीट। इसीलिए मैंने बोला है जंप इनटू द सिचुएशन, जिससे कि आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आई होप सो 5th क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस भी बहुत अच्छे से थे। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वेयर एनी एक्सप्लॉइटेड लेबर कैन रीच फॉर जस्टिस? ऐसी कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है जिसके पास कोई भी एक्सप्लॉइटेड लेबर है वो जा सकता है जस्टिस के लिए? नीचे से चलते हैं, चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस। सीधा चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे पहुंच जाओगे आप। मतलब अब कुछ हुआ तो कहीं तो आप पहले तो कुछ पहल करोगे ना, सीधा चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे कोई ऐसे नहीं जाता है। उसके बाद ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल, भाई एक्सप्लॉइटेड लेबर है, ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल से क्या मतलब है? खाली ईएसआईसी रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हैं तो आप वहाँ जाओगे, मतलब यहाँ लिखा नहीं है ना कि ईएसआईसी से कुछ रिलेटेड है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। उसके बाद रीजनल पीएफ कमिश्नर्स ऑफिस, पीएफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी ना तो वहाँ आएंगी। ऐसे नहीं है कि पीएफ कमिश्नर ऑफिस के पास आप चले जाएंगे। अब आ जाता है ए ऑप्शन, जो कि मेरा भी फेवरेट है, ये है डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट। मैं एडवाइस करूँगी डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट की ना आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, इनकी पावर्स, इन पे यहाँ पे कैसे जाया जाता है, कैसे इशू किया जाता है। बिकॉज अगर आप एक एचआर बनेंगे, जर्नलिस्ट स्पेशली मैनेजरल पोजीशंस पे जाएंगे, पहले तो एग्जेक्टिव ही होंगे, ठीक है, तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आपको पता होना चाहिए कि लेबर कोर्ट में कैसे काम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट कैसे चलती है, कैसे आप वहाँ पे चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको एक बार देखें, सब मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप इसको स्टडी करें, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे भी। अगर आप लेबर को डील कर रहे हैं ना तो ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हर कोई लेबर सेटिस्फाइड नहीं हो सकती हमारे वर्किंग स्टाइल से। तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से नुकसान हो सकता है, या हमारी राइट्स में नहीं आती हैं, हमारी पावर्स में नहीं आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लेबर के दायरे में आती हैं। सारी चीज़ें हमें पता होनी यहाँ पे ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको पढ़ें, लेबर लॉज को तो देखिए ज़रूर ही पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। बहुत सारे लेबर लॉज हैं, और ठीक है, मेरे पास भी आने वाले हैं स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस। नेक्स्ट वीक आई एम ट्राइंग कि मैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट ये सारे मैं डाल दूं, और चल रही है उनकी प्रिपरेशन भी। लेकिन वही है ना, यही स्लाइड्स बना के उसको प्रॉपर मुझे करना है, तो थोड़ा सा कम टाइम हो पा रहा है, बट आई विल ट्राई। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। देखते क्या है, मतलब देख लिए होंगे आपने। ध्यान से सुन ले, समझ आते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार ये कुछ हेल्पफुल है, मुझे ज़रूर बताएं, और अगर लगता है कि नहीं यार ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ है तो मुझे भी अपडेट करें। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।